कर सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का विषय लेकर आपके सामने हमारी चैनल में उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जितने भी हिंदी माध्यम के जो ग्रुप है उसके अंतर्गत इसको शेयर करना ना भूलें। लेसन की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बदले नहीं हैं, बस संभल गए हैं, सोच वही है, बस उसूल नए हैं। इस नए दौर के अंतर्गत एक नई परंपरा और नए माध्यम के साथ आपके सामने हम लोग उपस्थित हुए हैं। कक्षा 10वीं में पहला लेसन, ऐसे तो आप लोगों को बोर्ड के अंतर्गत की सारी जानकारी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम लोग आपको बताते रहेंगे। फिर भी लेसन की शुरुआत करूं उससे पहला सभी 10वीं कक्षा के बच्चे को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का 17% कोर्स ही बोर्ड के अंतर्गत आएगा। 70% कोर्स के अंतर्गत से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी रहेगी। बाकी का 30% जो कोर्स कट हो गया है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे के वीडियो के अंतर्गत दूंगा। पहला लेसन आप लोगों का है जिसका नाम है भारत की विरासत। विरासत के अंतर्गत की मैं बात करूं उससे पहले सबसे पहला जो टॉपिक आपके लेसन के अंतर्गत किताब में दिया हुआ है, यदि आप लोगों के पास किताब है तो किताब का पेज खोलकर भी आप लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हो और अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हो। और यदि आपके पास अभी तक किताब नहीं आई है तो मेहरबानी करके आप लोग कक्षा 10वीं का सामान्य सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय की भी किताबें खरीद लीजिएगा, भले नई या तो पुरानी। लेसन का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत की वैविध्यपूर्ण विरासत। सबसे पहले बोर्ड के अंतर्गत 2 साल पहले 2 अंकों में सवाल पूछा था कि भारत की वैविध्यपूर्ण विरासत के अंतर्गत किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया था। तो उन योगदाताओं की मैं बात करूं तो 2 अंकों का बहुत सिंपल सा सवाल है। आप लोगों को उसको एक एक नंबर डालकर लिखना है। मैं आप लोगों को बारी बारी से आपको बता देता हूं कि भारत की वैविध्यपूर्ण विरासत का निर्माण करने में किन किन लोगों ने योगदान दिया। उसमें नंबर 1 पर है विद्वान, नंबर 2 साहित्यकारों, नंबर 3 कवियों, नंबर 4 लेखकों, नंबर 5 कलाकारों, नंबर 6 संतों, नंबर 7 विदुषियों, नंबर 8 वैज्ञानिकों, नंबर 9 संशोधकों, नंबर 10 शिक्षा शास्त्रियों, नंबर 11 चिंतकों, नंबर 12 कारीगरों और नंबर 13 राजनीतिक शास्त्रियों वगैरह ने भारत की वैविध्यपूर्ण विरासत के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया है। पुनः एक बार आप लोगों को जब भी ये बोर्ड के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, तो इन सभी विद्वानों के बारे में आप लोग नोट डाउन करके आप लोग क्रम देकर इसको और बढ़िया तरीके से लिख सकते ताकि बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों को 2 अंक प्राप्त हो सके। आगे का इसी लेसन का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है संस्कृति का अर्थ। शायद संस्कृति की पूरे दिन में हम 50 बार चर्चा करते हैं, बात करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में संस्कृति है क्या, संस्कृति का क्या अर्थ होता है। 2 अंकों में यदि आप लोगों को पूछा जाए कि संस्कृति अर्थात क्या, तो सबसे पहले तो परिभाषा लिखेंगे। एक सिंपल परिभाषा मैंने बनाने का प्रयत्न किया है कि किसी भी समुदाय की जीवन जीने की
कला अर्थात संस्कृति। पुनः एक बार, किसी भी समुदाय की जीवन जीने की कला अर्थात संस्कृति। दूसरी भी एक सुंदर परिभाषा है कि मनुष्य की गुफा से लेकर घर तक की विकास यात्रा अर्थात संस्कृति। पुनः एक बार, मनुष्य की गुफा से लेकर घर तक की विकास यात्रा अर्थात संस्कृति। ये दोनों में से कोई भी दोनों परिभाषा लिखो तो भी चले, और एक परिभाषा के द्वारा भी आप अपने टॉपिक को पूरा व्यवस्थित रूप से तैयार कर सकते हो। इसी क्रम में अगर आगे जाओ तो और तीसरा मुद्दा इसके अंतर्गत लिखना है कि भाई संस्कृति में सर किस किस का समावेश होता है। तो संस्कृति में मानव समाज की आदतें हैं, मानव समाज के मूल्य है, मानव समाज के आचार विचार है, मानव समाज की धार्मिक परंपराएं है, मानव समाज के रहन सहन है आदि का समावेश संस्कृति के अंतर्गत होता है। अर्थात मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन आदि का समावेश हमारी संस्कृति के अंतर्गत होता है। यदि एक अंकों के अंतर्गत आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पर कोई सवाल पूछे कि भाई मनुष्य और प्राणी के बीच अगर कोई सबसे बड़ा अंतर है तो कौन सा अंतर है, तो आप लोगों को लिखना है संस्कृति का। अब ये क्या होता है सर प्राणी, तो आप लोगों को हंसी मजाक के तौर पर अगर कहूँ तो आपने कभी भैंसों की बारात निकली हो ऐसा कभी नहीं सुना हो, या तो कभी आपने सुना कि भाई आज तो हमारे बाजू में जो एक भैंसों का तबेला था वहाँ पर पंगत में खाना था, ऐसा आप लोग कभी प्राणियों में नहीं सुनते। पर मनुष्य के अंतर्गत आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, या तो आप लोग शामिल भी हुए होंगे कि भाई मनुष्य की बारात निकलती है, साथ में मिलकर वो लोग अपने त्यौहार परंपराएं मनाते हैं और उसी को संस्कृति कहा जाता है। अर्थात मनुष्य और प्राणियों के बीच अगर कोई सबसे बड़ा अंतर है तो संस्कृति को ही माना जाता है। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। सर क्या ये अलग अलग मतलब, जैसे मानो कि ब्राह्मण है तो उनके रीति रिवाज अलग होंगे, क्षत्रिय है तो उनके रीति रिवाज अलग होंगे, प्रजापति कुंभार है तो उसके रिवाज अलग होंगे, जैन लोग होंगे तो उनके रिवाज अलग होंगे। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सबका भोजन, सबकी परंपराएं, सबके आचार विचार, सबकी परंपराएं ये सब अलग अलग होते हैं। अर्थात प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वो संस्कृति अलग अलग देखने को मिलती है। इसी क्रम में एक नया जो टॉपिक आप लोगों का तीसरा चालू होने वाला है, भारतीय संस्कृति की विरासत। अब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विरासत अर्थात क्या। तो मैं विरासत का एक संपूर्ण, एक सिंपल सी परिभाषा आप लोगों को बताऊं कि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी मिला है उसे विरासत कहते हैं। पुनः एक बार, हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी मिला है उसे विरासत कहते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा मतलब केवल हमारे पापा नहीं, केवल हमारे दादा नहीं, दादा के दादा, उनके दादा, परदादा, मतलब हमारे जो रिवाजों के तौर पर हमारे जो कुटुंब से, हमारे पूर्वजों से, हमारे दादा वगैरह से जो मिला है, परदादाओं से मिला है, उनको विरासत का नाम दिया जाता है। 2 अंकों में पूछे कि विरासत अर्थात क्या, तो आप लिख सकते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी मिला है उसे विरासत कहते हैं। ये एक ही अंक का हुआ। आगे और लिखना हो तो सर, तो दूसरा मुद्दा कि विरासत पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होने वाली अमूल्य भेंट मानी जाती है। आज तक हमें जो कुछ भी मिला है या तो जो कुछ भी मिलता रहा है, उन सब में विरासत को सबसे सुंदर पूर्वजों की भेंट माना जाता है। साथ में वीडियो को देखते देखते आप लोगों को बता दूं कि मैं जो यहाँ पर मुद्दे आप लोगों के सामने बना के पेश कर रहा हूँ, हो सके अभी आप लोग फ्री हो तो आप लोगों के पास जो बुक हो, नोटबुक हो, तो उसके अंतर्गत इन मुद्दों के प्रश्नों के नोटबुक भी तैयार कर लीजिएगा, जो आगे जाकर बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत आप लोगों को काम आएगी। ऐसे तो बोर्ड की एग्ज़ाम आप लोगों की 21 मई, जो मार्च में हर साल बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी, वो लेट गई, तो उसके अंतर्गत आप अगर कॉपी बनाओगे तो काम आएगा। तीसरा मुद्दा, भारत की विरासत को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एमसीक्यू पूछे, खाली जगह पूछे, या तो मानो कि कोई भी तरह से पूछे तो आप लोग इनको खाली जगह के तौर पर याद रख सकते हो कि भारत की विरासत को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुनः एक बार,
एक विरासत की परिभाषा, हमें जो कुछ भी मिला है उसे विरासत कहते हैं। विरासत पूर्वजों की सबसे अमूल्य भेंट है और भारत की विरासत मुख्य दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से सर? तो उसके बारे में पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्राकृतिक विरासत और दूसरे नंबर पर है सांस्कृतिक या सांस्कृतिक विरासत। देख लीजिएगा, दो प्रकार विरासत की आपकी किताब के अंतर्गत दिए हैं। अब हम बारी बारी से प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तृत दो अंकों के रूप में उनका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें पहला जो टॉपिक आप लोगों का है वो प्राकृतिक विरासत। आप लोगों को भी पता चल गया कि प्राकृतिक विरासत होती क्या है। प्राकृतिक अथवा प्रकृति अर्थात कुदरत, तो शॉर्ट में उसकी परिभाषा आप लोग अगर लिखना चाहो तो बहुत सरलता से लिख सकते हो कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक विरासत कहते हैं। पुनः एक बार, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक विरासत कहा जाता है। तुरंत आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि सर हमें प्रकृति के द्वारा मिलता क्या है? तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ वस्तु है जिसके बारे में शायद आप लोग पिछले सालों के अंतर्गत पढ़े होंगे, फिर भी उसके अंतर्गत उसमें नदी है, तालाब है, पशु है, प्राणी है, वनस्पति है, समुद्र है, पर्वत है, वन्य जीव है वगैरह का समावेश प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत होता है। इनमें से एक आध नाम भूल जाओ या एक आध नाम जोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। आपकी किताब के अंतर्गत जाओगे तो भूमि दृश्य, वन्य जीव, प्राकृतिक संपत्ति वगैरह का समावेश इसके अंतर्गत होता है। नंबर 3, प्राकृतिक विरासत का जो क्षेत्र है व्यापक है। व्यापक है इट मीन्स कि उसको हम गिन नहीं सकते। आप लोग अगर काउंटिंग करने जाओगे कि भाई भारत में नदियाँ कितनी हैं, तालाब कितने हैं, कितने पशु हैं, कितने प्राणी हैं, कितनी वनस्पतियाँ हैं, तो उसका माप निकालना थोड़ा हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विरासत का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है, व्यापक है। उनके अंतर्गत आप लोगों को व्यापक शब्द याद रखना है। नंबर नेक्स्ट, प्राकृतिक विरासत हमें कहाँ से प्राप्त होती है सर? तो कि प्राकृतिक विरासत हमें कुदरत के द्वारा प्राप्त होती है। पुनः एक बार, एक परिभाषा कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक विरासत कहते हैं। जैसे उसमें नदी है, तालाब है, पशु है, प्राणी है, वनस्पति है, समुद्र है, पर्वत है, वन्य जीव है वगैरह का समावेश होता है। प्राकृतिक विरासत का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और प्राकृतिक विरासत हमें कुदरत के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है भारत की सांस्कृतिक अथवा सांस्कृतिक विरासत। क्या होता है सर सांस्कृतिक विरासत? तो मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल और जानकारी के द्वारा, पुनः एक बार, मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल और जानकारी के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करता है अथवा सर्जन करता है उसे सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। आप इन शब्दों को आगे पीछे भी कर सकते हो, केवल प्राप्त करना भी लिख सकते हो, केवल सर्जन करना भी लिख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से परिभाषा को सेट किया है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मनुष्य की बुद्धि, कला, कौशल और जानकारी के द्वारा उसने जो कुछ भी सर्जन किया है उससे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अब आपके जहन में भी सवाल उपस्थित होगा सर क्या क्या? तो उसमें लिखा हुआ है आपकी किताब में भी कि मंदिर है, शिलालेख है, स्तूप है, विहार है, चैत्य है, मकबरे है, मस्जिद है, किले है, राजमहल है, दरवाजे है, इमारतें हैं, ये वगैरह हमने अपनी बुद्धि कला से बनाया। मंदिर जो बनाया तो हमारी सोच के आधार पर बना, स्तूप बनाया, मस्जिद बनाई, किले बनाए, दरवाजे बनाए, महल बनाया, ये सब की गणना सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ही की जाती है। नंबर नेक्स्ट, भारत की सांस्कृतिक एमसीक्यू उत्तर महत्वपूर्ण है। टॉपिक टिक मार्क कर लीजिएगा। अगर किताब में करते तो बाजू वाले पेज पे चले जाइएगा, उसके अंतर्गत लिखा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत अथवा सांस्कृतिक विरासत लगभग कितने वर्ष पुरानी है सर? तो कि 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। टेली कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, उसके अंतर्गत लिखा है सांस्कृतिक विरासत का जो क्षेत्र है वो सीमित माना जाता है।
पुनः एक बार अगर आप लोग उसके अंतर्गत देखते हो तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सीमित माना जाता है।